वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन, जहां आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 11th हर बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलेशन एंड फंक्शन। और रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और भी जाननी होती हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, सेट्स एक्सेट्रा। इन सब की चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन होता है, कब हम उसे कहते हैं कि एक परमानेंट रिलेशन है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो सेट्स के बीच में, या कब वो फंक्शन बनते हैं, आज हम इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इससे पहले हम लोग सेट पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होते हैं। सेट आपका जैसे कोई ए है, ए बी सी डी, है ना, इस तरीके से, और कोई बी सेट आपका दिया गया है ना, 1 2 3 4, इस तरीके से। तो देखिए, ये जो होते हैं ये सेट्स होते हैं और ये उसके एलिमेंट कहलाते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनको किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ये हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे अगर हमने लिख दिया ए कॉमा बी या ए कॉमा 1, इमेजिन करिए हमने लिख दिया ए कॉमा 1, बी कॉमा 2, है ना, सी कॉमा 3, इस तरीके से। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक, अगर हम याद रखिएगा, अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन को बदल दें तो वो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। मतलब कहने का, अगर हम 1 कॉमा ए लिख देंगे तो ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, है ना, अगर हम बात करेंगे, जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो इक्वल कब होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी दिया गया है, इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, इमेजिन करिए, है ना। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का ईच एलिमेंट, यानी ईच एलिमेंट आपका क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर शुड बी इक्वल। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये कंडीशन तभी हो सकती है, यानी अगर आपको दिया गया है a प्लस बी सी और डी के बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि जो a होगा वो c के बराबर होगा और जो b होगा वो d के बराबर होगा। इसे हम लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए आपको दिया गया हो कहीं पर भी सेट में ऐसे लिखा हो a कॉमा बी और कहा जाए a कॉमा बी, क्या ये दोनों सेम हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये टर्म करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये किसी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये आपके ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में होगा, और अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है सेम टर्म तो वो आपका एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और सेट कभी भी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं हो सकता है। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बन सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर कभी भी सेट के इक्वल नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें हम लोग जो भी टर्म लेते हैं वो हमेशा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की जाए, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट किनका
टू सेट्स का, दो सेट्स हम कोई दो सेट्स ले लेते हैं, है ना, और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई दो सेट हैं ए और बी, है ना, लेट देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, और कंडीशन याद रखिएगा, जब भी हम लोग दो सेट्स ए और बी को एज्यूम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सेट नल सेट हो, यानी उसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, क्योंकि अगर कोई भी एक सेट, दोनों में से अगर कोई भी एक सेट आपका नल सेट हुआ, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट हुए, है ना, तो आपका जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हम मान लेते हैं कि कोई भी दो सेट ए और बी हैं, है ना, तो अगर ए और बी हैं तो ए के कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी के कुछ एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी होता क्या है वो समझिएगा कि अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, है ना, तो ए क्रॉस बी के अंतर्गत आएंगे क्या, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अब देखिए करली ब्रैकेट इसीलिए लगाया गया क्योंकि ये एक सेट होगा, क्योंकि ये दोनों सेट हैं और सेट का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो सेट बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे ए कॉमा बी। अब ये जब ए कॉमा बी लिखेंगे तो ए क्या होगा, बी क्या होगा, जहां पर ए जो होगा स्मॉल ए ये बिलोंग करेगा सेट ए को, एंड जो आपका बी होगा वो बिलोंग करेगा सेट बी को। ये आपका एक सेट कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। लेकिन अगर याद रखिएगा, अगर यहाँ पर बी क्रॉस ए हो जाए, क्या हो जाए, बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब हो जाएगा बी का सेट पहले आएगा, ए का बाद में आएगा। यहाँ पर होगा बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये आपका सेट बनेगा। तो याद रखिएगा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं। प्रोडक्ट के लिए इसको भी हम एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कोई सेट आपका ए दिया गया है 1 2 3 और बी आपका दिया गया है 5 6 और 7, दो सेट दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो देखिए हमने ए क्रॉस बी के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो लिखी है वो क्या है, वो आपका एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, ए कॉमा बी का, और इनका सेट्स होगा, है ना, और इस तरीके से होगा कि जो ए होगा वो ए को बिलोंग करेगा एंड बी जो होगा दैट बिलोंग्स टू सेट बी। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। याद रखिएगा अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए का एलिमेंट पहले आएगा और बी का एलिमेंट बाद में आएगा, लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए निकाल रहे होंगे तो बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का एलिमेंट बाद में आएगा, ठीक। तो देखिए जब अब हमें पता है ए का जो वैल्यू है, ए का जो सेट है वो 1 2 3 दिया है और बी का सेट जो है वो 5 6 और 7 दिया है। तो अब इसके देखिए ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे ये समझिएगा। जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो देखिए ए का पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 का 5 के साथ 1 5 1 6 1 7, ठीक। अब ये 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 और 3 7, ये जो है आपका 3 7, ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाएगा ए क्रॉस बी। यही हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होगा वो देखिए इसमें जो भी आपने पहला एलिमेंट लिखा होगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ये सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, सेट ए को बिलोंग करेंगे। और जो बाद में आने वाले एलिमेंट होंगे 5 6 7 5 6 7 ये किसको बिलोंग करेंगे, सेट बी को बिलोंग करेंगे। तो ये आपका होता है ए क्रॉस बी। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि अगर कुछ दिया गया है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना, कुछ दिए गए हैं, मान लीजिए आपका दिया गया है P मान लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B दिए गए हैं Q, है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए आपका कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। एन ऑफ बी कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं,
है ना। तो अब अगर मान लीजिए ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू आपको गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक, सिमिलरली ये जो वैल्यू होती है एन ऑफ ए क्रॉस बी, ये एन ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा, यानी ये भी आपके 9 आएंगे। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। एलिमेंट्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा। कैसे भी हम लोग प्रूव करते हैं, बी क्रॉस ए अगर हम निकालेंगे तो देखिए अब हम बी का ए के साथ क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम बी का ए के साथ क्रॉस करेंगे तो बी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, ए के एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे। तो जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, यानी जो आपके ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आपका बनेगा 5,1, 5,2, 5,3, 6,1, 6,2, 6,3, 7,1, 7,2 एंड 7,3। ये आपका जो बनेगा ये बी क्रॉस ए होगा। तो देखिए किसी भी हालत में ए क्रॉस बी क्रॉस ए के एन ए क्रॉस एन कह रहे सॉरी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी जो होता है वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। अगर हम ए का बी के साथ कर रहे हैं और बी का ए के साथ कर रहे हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आपका क्या होता है, देखिए जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को समझ चुके होते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर आपका कोई भी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसको हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेते हैं, है ना। तो रिलेशन अगर हम बात करें, रिलेशन क्या होता है, तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, मतलब जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं किन्हीं भी दो सेट्स का, दो सेट्स के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होता है उसका कोई सबसेट ही आपका क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। यानी रिलेशन को कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि अगर हमारे पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, है ना, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका जो कोई सबसेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोई एक रिलेशन कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि ए और बी आपके दो कोई नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए की वैल्यू 1 2 3 4 दी गई है और बी की वैल्यू 1 से लेकर के 20 तक दी गई है। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो 20 एंड 4, तो जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 80 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे आपके एस ए और बी का, ए क्रॉस बी जो होंगे वो कितने बनेंगे 80 बनेंगे। तो उनके कुछ टर्म्स को हमने यहाँ पर लिखा हुआ 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16। तो ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो एंड ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, कहीं ना कहीं इसके बीच में लाई करेंगी, तो यही एक किसी ना किसी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए सबसेट है तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा, ए क्रॉस बी हमने बोला है तो ए के सारे एलिमेंट पहले आने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट बाद में आने चाहिए। तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट तो दिया हुआ है। अब यही किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा जिसे हम कहेंगे रिलेशन ए टू बी। अब तो देखिए रिलेशन ए टू बी में है क्या, अगर हम यहाँ पर रिलेशन की बात करें तो जो बी है यानी बी जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, बी जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और ये सारी वैल्यूज ए क्रॉस बी का एक सबसेट हैं। तो ये आपका कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। यानी ये जो सबसेट है वो रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो रिलेशन रिप्रेजेंटेशन होता है ये कई तरीके से हो सकता है। उसके 3 फॉर्म होते हैं, या तो रोस्टर फॉर्म हो, सेट बिल्डर फॉर्म हो, या एक आपका होता है एरो डायग्राम, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें तो डायरेक्ट हम जो आपके सेट बने हुए होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बने हुए होते हैं, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को एज इट इज लिख देते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं बिटवीन टू सेट ए टू बी। यानी रोस्टर फॉर्म आपका एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें हम डायरेक्टली उन ऑर्डर्ड पेयर्स को लिखते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन को रिप्रेजेंट करा रहे होते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म जो हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग सारे सेट्स को ना लिख करके एक आइडेंटिकल सेट x, y ले लेते हैं, है ना, x, y, वेयर x बिलोंग्स टू a, सेट a, एंड y बिलोंग्स टू
सेट बी, ये लिख दिया। तो देखिए एक्स कॉमा वाई आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, क्या है आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट A को बिलोंग कर रहा है, और y किसको बिलोंग कर रहा है, सेट B को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर याद रखिएगा सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर जब हम ये दोनों बिलोंग्स लिख चुके हैं तो इसके बाद वो किस रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी हमने कौन सा सबसेट लिया है, किस रिलेशन का सबसेट लिया है, उसको लिखना पड़ता है। यानी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए b बराबर a स्क्वायर था, यानी x जो है ना, यानी y जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, ये रिलेशन है। तो उस रिलेशन को भी हमें लिखना पड़ता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, हमको एक आइडेंटिकल x और y लेते हैं, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, और उसके बाद x और y में क्या रिलेशन है, किस रिलेशन के अंतर्गत हमने सबसेट लिया है, उसको डिनोट करा देते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। अब बात आती है कि एरो डायग्राम क्या होता है। तो एरो डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, दो सेट ऐसे बनाएंगे, सेट A सेट B, ठीक। तो जो सेट A के एलिमेंट हैं वो हम A में लिख देंगे 1 2 3 4, है ना, और सेट B के एलिमेंट्स जो हैं वो हम B में लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ही थे आपके एलिमेंट B के, है ना। और A और B को क्या करेंगे, हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कराएंगे। A का रिलेशन A के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन जो है वो आपका 9 के साथ है, 4 का रिलेशन जो है वो आपका 16 के साथ है, ठीक, इस तरीके से। तो ये जब एरो डायग्राम बनाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये आपका 1 है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 4 को, 3 9 को, 4 16 को। इसका मतलब है कि जो B के एलिमेंट हैं वो किन किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो A के एलिमेंट के स्क्वायर हैं। ये आपका एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। R यहाँ पर लिख देंगे RA टू B, और R आपका है क्या कि जो B के वैल्यू है, यानी स्मॉल b जो है वो A का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन रिप्रेजेंट कराएगा, ठीक। ये आपका एरो डायग्राम कहलाएगा, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म होगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, जब हम लोग सेट्स को पढ़ रहे होते हैं या सेट्स के रिलेशंस को पढ़ रहे होते हैं तो बात आती है कि उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन किसको कहते हैं, रेंज किसको कहते हैं। तो देखिए डोमेन और रेंज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि ए और बी आपके दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। जैसे हमने मान लीजिए ए बराबर ले लिया 1 2 3 4 5, है ना, और बी जो है आपका कोई दूसरा सेट है जो आपका दिया है 7 8 6 7 8 9, इमेजिन करिए इस तरीके से, है ना। 6 7 8 आपका जो है वो आपका क्या दिया गया है, आपका सेट बी दिया गया है, और दोनों के बीच में रिलेशन है कि जो रिलेशन हम मान लेते हैं लेस देन का, या कोई भी आपका दिया हो लेस देन, है ना। तो इसके बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो देखिए मतलब लेस देन का मतलब होगा ए इज लेस देन बी, है ना। तो यानी ए के एलिमेंट जो होने चाहिए वो बी से छोटे होने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सेट बन सकते हैं 1,6 2,7 3,8, है ना, और 4,9 5,9, ऐसे बहुत से सेट्स बन सकते हैं, है ना, या सब ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके के बन सकते हैं। तो हम कोई भी एक सबसेट ले लेंगे, वो आपका एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कराएगा। हम मान लेते हैं कि हमने एक सबसेट ले लिया है, ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है ना। वैसे ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट आ सकते हैं। क्यों बहुत सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं? क्योंकि देखिए एन ऑफ ए की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5 है, और एन ऑफ बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4 है। तो अगर हम बात करें कि एन ए क्रॉस बी कितना आएगा, तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 5 4 = 20, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 20 नहीं लिए हैं, हमने केवल कुछ 5 ले लिए हैं, 4 या 5, है ना। तो 4 और 5 जब हमने लिए हैं, ठीक है ना, तो जो रिलेशन है लेस देन का, वो देखिए वो सब में आपका क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। मतलब ए इज लेस देन बी, तो देखिए पहला एलिमेंट हमेशा दूसरे से छोटा होना चाहिए। 1 जो है वो 6 से छोटा है, 2 जो है वो 7 से, 3 8 से, 4 9 से, 5 9 से छोटा है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा, है ना, रिलेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं कि इस रिलेशन की रेंज क्या है। तो रेंज जो होती है, डोमेन जो होती है, याद रखिएगा डोमेन जो होती है,
ठीक है ना, वो सेट ऑफ ए, किसका सेट होता है, ए का सेट जो होता है वो आपका डोमेन कहलाता है, और जो रेंज होती है सेट ऑफ बी, या आप यहाँ पर सब सेट ऑफ बी लिखिए, है ना। तो जो बी मतलब जो रेंज होती है वो किसके एलिमेंट होते हैं। अब अगर हम इसके बात करें केवल इस रिलेशन के लिए, ए क्रॉस बी के लिए, अगर हम डोमेन और रेंज लिखना चाहें तो डोमेन आपकी क्या आएगी, डोमेन आपकी आएगी सेट ए के सारे एलिमेंट, यानी 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। पूछे रेंज क्या आएगी, तो रेंज आपकी होगी 6 7 8 9। ठीक, तो ये डोमेन है और ये आपकी क्या है, रेंज है। याद रखिएगा रेंज को एक और नाम से जानते हैं, रेंज को ही कोडोमेन कहा जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन रेंज ना दे करके कह देता है फाइंड द डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, है ना, ऑफ द गिवन सेट्स ए एंड बी, है ना, उनके क्रॉस प्रोडक्ट। तो रेंज को ही कोडोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो डोमेन जो होता है वो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, और जो रेंज होता है वो बी के एलिमेंट्स होते हैं, और ए क्रॉस बी के लिए हम लोग कोई ना कोई एक सबसेट लेते हैं, ठीक है ना, जो किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो कर रहा होता है, वही आपका क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स रिलेशंस में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे फंक्शंस को, फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं और उनके ग्राफ्स क्या होते हैं। थैंक यू।